नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विश्व का भूगोल। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ब्रह्मांड, तो ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला ब्रह्मांड है, उसके बाद सौरमंडल, फिर पृथ्वी की गति, इसमें कई प्रकार के जो चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सारे चैप्टर जो है देखिए 11 चैप्टर्स हैं और 12वां जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे पहले ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड, यानी हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है ना, तो भूगोल क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए। भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि मानव तथा उसके पर्यावरण एवं दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज ने स्थापित किया, अतएव इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। जो भी घटनाएं दोस्तों धरातल पर होती हैं अथवा पाई जाती हैं, वे सभी भूगोल की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, भौतिक भूगोल दोस्तों पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है और भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण और उन विविध गतिविधियों से संबंधित है जो कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाता है। ठीक है, और दूसरी ओर मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के मध्य पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। ठीक है ना, तो भूगोल क्या है आप जान गए हैं। ठीक है ना, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है ना, तो आइए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। देखिए, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड में तारे, आकाशगंगा, ग्रहों, उपग्रह, उल्कापिंड आदि को शामिल किया जाता है। ब्रह्मांड का न तो कोई है और न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक ही अंतहीन चक्र के रूप में आबद्ध है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। याद रखिएगा, इसका जो प्रतिपादन है वो एब जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। इन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे या एब जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। ठीक है, तीसरा है संकुचन विमोचन सिद्धांत, इसको दोलन सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीलेटिंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज द्वारा किया गया था। डॉक्टर एलन संडेज। ठीक है ना, अब देखिए, अब विस्तार में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या कहा था वैज्ञानिक ने, तो एब जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा था। एब जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत जो है पिंड के रूप में था। ठीक है, जिसमें विस्फोट के उपरांत ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों तरफ फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दृश्य है, यानी कि हमें नजर आते हैं। आज करोड़ों वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड द्वारा आपस में स्थिर स्थिति में है। खगोल वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड बंद है, जिसका अर्थ है कि इसका फैलाव अंततः बंद हो जाएगा और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा यह खुला है, जिसका अर्थ है कि इसका विस्तार हमेशा होता रहेगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों देखिए, बिग क्रंच क्या होता है। बिग क्रंच, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है। उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। यह विस्तार एक निश्चित सीमा तक ही संभव है। अधिकतम विस्तार का होने के बाद ब्रह्मांड अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वस्त होकर एक बिंदु से परिवर्तित हो जाएगा। इस घटना को बिग क्रंच कहा जाता है। यही ब्रह्मांड के पूरे जीवन चक्र को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तारा। तारा क्या होता है, स्टार क्या होता है। ठीक है ना, कितने प्रकार का तारा होता है। देखो दोस्तों, देखिए पहले हम जानते हैं कि तारा आखिर होता क्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, जिसका अपना खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, वो तारा कहलाता है। ठीक है ना, जैसे दोस्तों एक तारा होता है, एक ग्रह होता है। ठीक है, तो तारा दोस्तों
तारे में खुद ही जो है उसमें हाइड्रोजन होता है, वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है तारा, ठीक ना। और जैसे पृथ्वी है तो इसका खुद का प्रकाश इसके पास नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो उसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। तो जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से होता है, तो उसको हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो तारा क्या है दोस्तों, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो देखिए तारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए पहला तारा है लाल दानव, पहला लाल दानव यानी कि इसको कहते हैं रेड जाइंट्स, ठीक है ना। ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। मृत्योन्मुख यानी कि मृत्यु की ओर उन्मुख, यानी कि जिन तारों का अंतिम समय आ चुका है, उनका मरने का समय आ चुका है जिन तारों का, ठीक है, यानी कि वो अपने अंतिम क्षण में जी रहे हैं इस समय, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं लाल दानव, ठीक है। जब किसी तारे में दोस्तों हाइड्रोजन घटने लगती है तो उनमें लालिमा दिखने लगती है, इसलिए इन्हें रेड जाइंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जो तारे दोस्तों मृत्यु की ओर होते हैं, यानी कि उनका अंतिम क्षण चल रहा होता है ना, तो वो लाल दानव यानी कि वो लाल के रूप में लाल रंग के दिखने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं, रेड जाइंट्स, लाल दानव तारा कहते हैं उनको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा है वामन तारे यानी कि ड्वार्फ स्टार्स। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। वामन तारे किसको कहते हैं, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे यानी कि ड्वार्फ स्टार्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तीसरा है युग्म तारे, बाइनरी स्टार्स। गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की तुलना में मंद होता है यानी कि धीरे होता है, युग्म तारे कहलाते हैं, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की तुलना मंद होता है, युग्म तारे कहलाते हैं, ठीक है ना। चौथा दोस्तों क्या देखिए नोवा। नोवा क्या होता है, कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर पुनः मंद पड़ जाता है। इस प्रकार के तारे को नोवा तारा कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने दीपक देखा होगा, दीपक जब जलता है, ठीक ना, तो जल रहा होता है, शुरू में नॉर्मल जल रहा होता है, लेकिन जब से उसके बुझने का समय आता है ना, तो एक बार मतलब अचानक से तेज जलता है, उसके बाद फिर से धीरे से होकर बुझ जाता है। आपने देखा होगा कभी दिया दोस्तों जलाए होंगे दिया, ठीक है ना, तो जब मतलब अपने वो अंतिम क्षण में होता है तो मतलब बंद बुझने से पहले, उसके बुझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा तेज जलने लगता है और फिर जो है मंद होकर वो बुझ जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का ये भी होता है नोवा। कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है और बाद में अपने मूल स्तर पर पुनः मंद पड़ जाता है। इस प्रकार के तारे को क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए हो गया लाल दानव, वामन तारे, युग्म तारे, नोवा। उसके बाद दोस्तों देखिए आकाश गंगा, मिल्की वे क्या होता है। तो आकाश गंगा तारों, निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। एक आकाश गंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है। एक आकाश गंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है और ये अपने गुरुत्व को आपस में एक दूसरे को रोके रखते हैं। ये आकाश गंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होते हैं। धूल और गैस और धूल के साथ जो है तारों से संगठित होते हैं, ठीक है ना। तो आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों का परिवार होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए उसके बाद है मंदाकिनी, गैलेक्सी क्या होता है। हमारे दोस्तों जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, इसको कहते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। उसकी आकृति सर्पिलाकार है, याद रखिएगा सर्पिलाकार है, जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जो सूर्य है वो इसकी दूसरी भुजा पर स्थित है, मिल्की वे के दूसरी भुजा पर स्थित है। 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो दूसरी भुजा पर सूर्य है। हमारी आकाश गंगा का व्यास, जो हमारी आकाश गंगा है, जो मिल्की वे है, हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला, इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। इसका जो आकाश गंगा जो मिल्की वे है उसकी जो मतलब व्यास है ना, वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी कि एक तरफ से अगर हम दूसरे तरफ हमें जो यात्रा करना होगा, ठीक है ना, व्यास पर अगर एक तरफ से दूसरे तरफ जाना होगा तो 1 लाख प्रकाश वर्ष रहेगा। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से जाएंगे ना, लाइट की प्रकाश की गति से जाएंगे तो हमें 1 लाख साल लग जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए आकाश गंगा का व्यास हो गया 1 लाख प्रकाश वर्ष। सूर्य जो केंद्र से 2/3 बाहर की तरफ है, आकाश गंगा का एक चक्कर लगभग 250 लाख वर्षों में लगाता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्र पूरे कर लिए हैं। कितना, लगभग 30 चक्र पूरा कर लिए हैं, ठीक है ना।
हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी यानी कि इंग्लिश में कहें एंड्रोमेडा है, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि जो मिल्की वे से जो दूरी उसकी है एंड्रोमेडा की, देवयानी की, वो 20 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ड्वार्फ आकाशगंगा, ड्वार्फ आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा, यानी कि पूछेगा कि सबसे बताइए कि नवीनतम गैलेक्सी यानी कि नवीनतम जो है आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, ड्वार्फ आकाशगंगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए निहारिका क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं नेब्यूला बोलते हैं, नेब्यूला, नेब्यूला। ठीक है ना। निहारिका, आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होता है, मेघ यानी कि बादल होता है, धूल और गैसों का बादल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है ना। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। ठीक है ना। कब दिखाई देती है, जब गैस उद्दीप्त होती है या फिर मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं, मेघ प्रतिबिंबित यानी कि दिखाई देते हैं, अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होते हैं और इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से 50 के ऊपर तथा उसके धरातल का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना। तारों का जो रंग होता है दोस्तों, जो तारों का रंग होता है ना, वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक ना। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। ठीक है ना। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तारों में पाई जाने वाली जो गैसों में हाइड्रोजन दोस्तों 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व जो 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। एक जो है मानक होता है कि अगर मैग्नीट्यूड जो है वो 20 से अधिक है, 20 से अधिक, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरनोवा बोलेंगे, सुपरनोवा। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया सुपरनोवा। उसके बाद न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार। सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ जो है वो न्यूट्रॉन तारे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है बहुल तारा, मल्टीपल स्टार क्या होता है, 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा होता है। 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा होता है। ठीक है। उसके बाद क्वासर्स, क्वासर्स क्या होता है, क्वासर्स ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगें निकलती हैं, उन्हें क्वासर्स कहते हैं। ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगें निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्वासर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ब्लैक होल, इसको कहते हैं हिंदी में कृष्ण विवर, इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और निपात होने के साथ साथ यह सघन हो जाता है और घना होता जाता है। यह इतना सघन, इतना घना हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता। इस प्रकार यह अंध क्षेत्र हो जाता है और इसको देखा नहीं जा सकता। इसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलन ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था और तब से इसका नाम ब्लैक होल पड़ गया है। ठीक है ना। ब्लैक होल दोस्तों आप जानेंगे क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है।
भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में सौर के द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है ना। 1.44 सौर के द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। चंद्रशेखर के 1983 में इस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। चंद्रशेखर जी को 1983 में इस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। 1930 में इन्होंने दिया था चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए पल्सर क्या होता है। पल्सर्स घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे पल्सर्स कहलाते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए राशियाँ जो जोडिएक सिंग्स क्या होता है। जोडिएक सिंग्स राशियाँ सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है जिन्हें राशियाँ कहते हैं। ये इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सा राशियाँ हैं और उसके चिन्ह क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो पहली राशि है मेष, इंग्लिश में कहें एरीज, उसका चिन्ह है भेड़। ठीक है ना। दूसरा है वृष, इसका चिन्ह है बैल। तीसरा है मिथुन, इसका चिन्ह है स्त्री और पुरुष। चौथा राशि है कर्क, इसका जो है केकड़ा। उसके बाद है सिंह, इसका है शेर। अगली राशि है कन्या, इसकी राशि है लड़की। अगला है तुला, इसकी राशि है तराजू। उसके बाद है वृश्चिक, स्कॉर्पियन, इसकी जो है चिन्ह है इसका बिच्छू। उसके बाद है धनु, इसका चिन्ह है धनुष। उसके बाद है मकर राशि, मकर राशि का है मगर। उसके बाद है कुंभ राशि, कुंभ राशि का है घड़ा। उसके बाद है मीन राशि, इसका जो है चिन्ह है मछली। ठीक है ना। तो ये सारी राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। ठीक है ना। तो 12 राशियाँ हैं, 12 नक्षत्र हैं। ठीक है ना। तो इनसे जो है वो सूर्य गुजरता है। ठीक है ना। पृथ्वी जो है 12 नक्षत्रों से गुजरती है। ठीक है ना। इन्हें हम राशियाँ कहते हैं और इनका चिन्ह भी आपने देख लिया। उसके बाद देखिए तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? ठीक है ना। कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल कई तारों के समूह को कहते हैं जिनकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ग्रेट बियर और उर्सा मेजर की आकृति भालू से मिलती है। विभिन्न तारामंडल वर्ष के अलग अलग समयों पर दिखाई पड़ते हैं। किसी तारामंडल का सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा नक्षत्र और उससे कम चमकदार बीटा नक्षत्र और इसी प्रकार गामा नक्षत्र आदि कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख तारामंडल व उनका आकाश में स्थान तथा दिखाई पड़ने का समय निम्न सारणी में दिए गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहला है ध्रुव तारा। वर्ष का समय, ये मतलब हर समय संपूर्ण वर्ष में इसको हम देख सकते हैं। ध्रुव तारे को कहाँ दिखाई देता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना। ध्रुव तारा दोस्तों संपूर्ण वर्ष में आप इसको देख सकते हैं और दिखाई कहाँ देता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना। उसके बाद है मृगा या अरियान तारा। ठीक है ना। मृगा तारा या अरियान तारा। ठीक है ना। कब दिखाई देता है? शीतकाल में दिखाई देता है। शीतकाल में। ठीक है ना। ठंडी के समय में। और कहाँ दिखाई देता है? विषुवत रेखा के ऊपर दिखाई देता है। विषुवत रेखा के ऊपर। अगला है सप्तर्षि तारा। सप्तर्षि तारामंडल कह सकते हैं इसको। कहाँ कब दिखाई देता है? बसंत और ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। बसंत और ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। और कहाँ दिखाई देता है? उत्तर क्षितिज दिशा में। उत्तर क्षितिज में दिखाई देता है। उसके बाद है वृश्चिक। वृश्चिक तारामंडल कब दिखाई देता है? शीतकाल में दिखाई देता है। और आकाश का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम क्षितिज में। ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम क्षितिज में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने पूरा दोस्तों ब्रह्मांड यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है ना। अगले वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। इसमें मैं ब्रह्मांड को पढ़ लिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो में। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।